संगमता हियर। आज मैं यूपीआरएमएल जेई 2019 के एग्ज़ाम का चौथा पार्ट आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं। नाउ वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेपेजॉइडल क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड एम्बैंकमेंट इन बैंकिंग इज हैविंग अ फॉर्मेशन विड्थ ऑफ 10 मीटर, साइड स्लोप ऑफ 2:1, that is horizontal is to vertical, and average depth of 1 meter. Calculate the quantity of earthwork for 200 meter length. Assume that there is no traverse slope. Okay. Now move to the solution of the question. जैसा कि एग्ज़ाम में बोला था, जो एम्बैंकमेंट था उसकी फॉर्मेशन विड्थ दी थी 10 मीटर की और उसमें साइड स्लोप था 2:1 जो कि हॉरिजेंटल इज टू वर्टिकल था। यानी अगर हम 2 यूनिट हॉरिजेंटल बढ़ते हैं तो 1 यूनिट वर्टिकल होगा। ओके। नाउ डेप्थ पहले से दी हुई है 1 मीटर। अब हम जानते हैं अगर 1 मीटर वर्टिकल है तो ये जो स्लोप है, स्लोप के अकॉर्डिंग ये कितना बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा 2 मीटर। ओके। नाउ जो हमारा नीचे का जो विड्थ होगा वो टोटल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 14 मीटर का। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे। क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले फॉर्मेशन विड्थ के लेंथ को जोड़ेंगे और जो फाउंडेशन विड्थ है उसके लेंथ को जोड़ेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे और गुणा करेंगे जो डेप्थ है उसका, तो ये हमें मिल जाएगा हमारा एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। वॉल्यूम हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी लेंथ तक हमारा फॉर्मेशन है, तो ये आ जाएगा 2400। नाउ मूव द क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन इज द रिकमेंडेड कैम्बर वैल्यू ऑन ए रिलेटिवली इम्परवियस पेवमेंट सरफेस इज। क्वेश्चन में पूछ रहा है एक इम्परवियस पेवमेंट सरफेस के लिए कैम्बर वैल्यू कितनी रिकमेंड की जाती है। तो हम इसकी डिटेल में स्टडी करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो सीमेंट कंक्रीट रोड है और हाई विटमन रोड है वो किसी भी अन्य रोड की अपेक्षा ज़्यादा इम्परवियस होता है। ओके। और इसके लिए वैल्यू कितनी दी गई होती है, 2% और 1.7। ठीक है। 2% कब होगा, जब हाई रेनफॉल होगा, और लो रेनफॉल के समय कितना होगा, 1.7%। ओके। तो हम देखते हैं, हाँ हमें हमारा ऑप्शन मिल गया है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके। मैं आपको बता दूं, मैं इतना डिटेल में बस इसीलिए आपको बता रहा हूं ताकि आप आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन उठे तो आप उसे कर लें। और ये सारे टेबल जो मैं आपको एडिशनल प्रोवाइड करता हूँ वो आपको जेई बनने में बहुत हेल्प करेंगे आने वाले समय में। सो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखें, जो मैं एडिशनल चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो केवल आपके लिए है। ठीक है। ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वैल्यू ऑफ अ बिल्डिंग इंडिकेट, ये पूछ रहा है किसी भी बिल्डिंग की वैल्यू क्या इंडिकेट करती है। क्या ये ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडिकेट करती है, नहीं। क्या ये एनुअल रिपेयर कॉस्ट इंडिकेट करती है, नहीं। ये एक टाइप का आउटगोइंग है। क्या ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ बिल्डिंग इंडिकेट करती है, हाँ। ओके। एक और ऑप्शन है, लोन टेकन फॉर अ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, नहीं, ये वैल्यू ऑफ बिल्डिंग नहीं इंडिकेट करती है। ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The type of stone used generally for masonry work in industrial area exposed to smoke and chemical fume. ओके। ये पूछ रहा है कि इंडस्ट्रियल एरिया में अगर हमारा स्ट्रक्चर स्मोक और केमिकल फ्यूम के डायरेक्ट कांटेक्ट में हो तो उसके लिए कौन सी स्टोन सबसे अच्छी होती है। तो मैं आपको बता दूं, जो ग्रेनाइट होती है वो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर के लिए, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए सबसे सुटेबल मानी जाती है। इसका जो रेसिस्टेंट क्वालिटी होता है वो बहुत ही अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर मटेरियल्स के। ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पस ऑफ वैल्यूएशन। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैल्यूएशन का पर्पस नहीं है। ओके। अब हम वैल्यूएशन को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे वैल्यूएशन के बारे में दिया है कि पर्पस ऑफ वैल्यूएशन क्या क्या है। बाइंग और सेलिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को किसी प्रॉपर्टी को खरीदना है, बेचना है, तो उसके लिए वैल्यूएशन करना जरूरी है। हमें टैक्स निर्धारित करना है, उसके लिए ज़रूरी है। रेंट फिक्स करना है, उसके लिए वैल्यूएशन जरूरी है। या फिर हमें अगर लोन लेना है उसके लिए वैल्यूएशन जरूरी है। या फिर कंपल्सरी एक्विजिशन करना है उसके लिए भी हमें वैल्यूएशन जरूरी है। नाउ अब हम क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं कौन सा हमारा ऑथेंटिक आंसर है। तो रेंट फिक्सेशन अभी पढ़ा था हमने। रेंट फिक्सेशन के लिए वैल्यूएशन जरूरी होता है, टैक्स कैलकुलेशन के लिए होता है, और बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपर्टी के लिए होता है। क्वेश्चन में पूछा था किसके लिए नहीं होता है, यानी कौन सा पर्पस नहीं है, तो प्रोजेक्ट प्लानिंग का पर्पस नहीं है। दैट इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट द डिफरेंट बिटवीन टू मेजर स्ट्रेसेस इज कॉल्ड। ये पूछ रहा है कि ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट जो होता है सॉइल मैकेनिक्स में, उसमें जो दो मेजर स्ट्रेसेस होते हैं
उनका डिफरेंस क्या कहलाता है। तो उन दोनों मेजर स्ट्रेसेस के डिफरेंस को हम लोग डेविएटर स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज टर्बिडिटी ऑफ रॉ वाटर इज़ अ मेजर ऑफ। जो रॉ वाटर यानी जो कच्चा पानी होता है उसकी टर्बिडिटी क्या दर्शाती है? क्या ये केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को दर्शाती है, या फिर सस्पेंडेड सॉलिड को, या पीएच ऑफ वाटर को, या फिर फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट को? ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए हमें एक बात दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि जो टर्बिडिटी है वो क्या है? पानी का फिजिकल पैरामीटर है, और COD पीएच ऑफ वाटर ये पानी के केमिकल फॉर्मूले, यानी ये तो हो ही नहीं सकते आंसर। ओके, अब आते हैं फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट पे। तो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट हमारी पानी की टर्बिडिटी को नहीं बताता है, दैट्स मीन सस्पेंडेड सॉलिड इज द राइट आंसर। और पानी में सस्पेंडेड सॉलिड की वजह से ही टर्बिडिटी आती है, गंदलापन आता है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A stoneware shear 4 meter square area 1 meter weighted parameter is laid at a gradient at 1 in 100 using n is equal to 0.01. Calculate the discharge of shear. ओके, हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हमने मैनिंग्स फॉर्मूला लगाया और इसे कैलकुलेट किया, तो Q का वैल्यू आया 40 मीटर क्यूब। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, तो यहाँ पे कोई भी 40 मीटर क्यूब का आंसर नहीं था। ओके, और यहाँ पे विभाग ने भी ये यहाँ पे नोट दिया था कि ये जो क्वेश्चन है उसका सबको फुल मार्क मिलेगा, और ये क्वेश्चन जो है बेनिफिशियल टू ऑल था क्योंकि इसका आंसर मैच नहीं कर रहा था। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइमरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज एम टू। जो प्राइमरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है उसका एम क्या होता है? क्या इसका एम सेटलमेंट होता है? नहीं। कोगुलेशन होता है? नहीं। फिल्ट्रेशन होता है? नहीं। सेडिमेंटेशन होता है? हाँ। सेडिमेंटेशन प्राइमरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के अंतर्गत आता है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टरज़ागी एनालिसिस ऑफ बियरिंग कैपेसिटी कंसिडर। जो टरज़ागी का एनालिसिस है बियरिंग कैपेसिटी का, वो क्या कंसिडर करता है? पंचिंग शियर फेलियर, वेस्ट शियर फेलियर, जनरल शियर फेलियर, या फिर लोकल शियर फेलियर? ओके, तो हम अजम्पशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे टरज़ागी एनालिसिस का अजम्पशन है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज लेस देन और इक्वल टू its width, no slipping occur between foundation and soil beneath foundation is homogeneous semi infinite mass and Mohr-Coulomb model is मॉडल फॉर सॉइल। ओके, और नीचे यहाँ पे ऑप्शन दिया है जनरल शियर फेलियर मोड इज। ओके, यहाँ पे जनरल शियर फेलियर मोड होता है। ओके, नाउ दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 3 ऑप्शन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ फ्लो नेट द एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल लाइन एंड स्ट्रीम लाइन। ओके, तो ये पूछ रहा है फ्लो नेट में इक्विपोटेंशियल लाइन और स्ट्रीम लाइन्स के बीच में एंगल कितना होता है। तो जैसे हम जानते हैं कि जैसे स्ट्रीम लाइन, अगर मेरा वाटर का फ्लो कुछ इस तरीके से ऐसे परकुलेट होकर पानी जा रहा है, हमारी स्ट्रीम चैनल्स ऐसे बनी हुई हैं, तो जो इक्विपोटेंशियल लाइन होगा वो कुछ ऐसे होगा, और इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो होगा हमारा 90 डिग्री का। ठीक है, नाउ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकेंड। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर IS 456 द मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन इन्फोर्समेंट इन बीम सेल नॉट एक्सिस। तो बीम के लिए जो मैक्सिमम होता है वो वैल्यू होती है 0.04 PT। दैट इज़ द करेक्ट आंसर, और ये इंडियन स्टैंडर्ड कोड में दिया हुआ है। मैं आपके लिए IS कोड पे वीडियो लेकर जल्द ही आऊँगा, उसमें कुछ ऐसे आपको टॉपिक्स मिलेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, और आने वाले एग्जाम में आपको उससे क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The beam provided over trusses to support a sloped roof, which can be designed as a simple or continuous or cantilever beam is called। ये पूछ रहा है ट्रसेस जो होते हैं उसमें स्लोपिंग रूफ में वो कौन सा ऐसा मेंबर होता है जिसे सपोर्ट, जो स्लोपिंग रूफ होता है उसको सपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं ये हमारा स्लोपिंग रूफ है। ओके, ये स्लोपिंग रूफ है, ये उसका राफ्टर है। ओके, तो राफ्टर को सपोर्ट करने के लिए हम देख रहे हैं नीचे यहाँ पे एक मेंबर लगाया गया है, इसे हम क्या बोलते हैं? पर्लिन बोलते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज कॉल्ड पर्लिन। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड वन। अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, जैसे कि जॉइस्ट। जॉइस्ट क्या है? जॉइस्ट है ये जो हमारा यहाँ पे हॉरिजेंटल सपोर्ट दे रहा है, इसे वो जॉइस्ट कहलाता है। ठीक है, राफ्टर भी पूछा था, राफ्टर भी ऑप्शन में था। तो राफ्टर क्या है? ये मेंबर जो सपोर्ट कर रहा है पूरे के पूरे हमारे रूफ के कवरिंग को, वो है राफ्टर। और एक ऑप्शन था हमारा गर्ड। तो जैसे होता है स्टील स्ट्रक्चर जो बनती है उसमें वॉल्स को सपोर्ट करने के लिए हॉरिजेंटल मेंबर लगाए जाते हैं, उन मेंबर को बोलते हैं हम लोग गर्ड। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल इन स्ट्रीम। किसी भी पानी में एक्वेटिक एनिमल की सर्वाइवल के लिए कितना ppm ऑक्सीजन होना चाहिए, तो ये होता है 4 ppm। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेम ऑफ अ काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल इज डिजाइन एज। काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल का जो स्टेम होता है वो किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है? क्या ये कैंटिलीवर स्लैब की तरह डिज़ाइन किया जाता है, या ओवर हैंगिंग स्लैब की तरह, कंटिन्यूस स्लैब की तरह, या फिर सिंपली सपोर्टेड स्लैब की तरह? तो मैं आपको बता दूं, जो काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल होता है उसका स्टेम कंटिन्यूस स्लैब की तरह डिज़ाइन किया जाता है। अब हम काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल आर सिमिलर टू कैंटिलीवर वॉल एक्सपेक्ट दे हैव थिन वर्टिकल कॉन्क्रीट वेव एट रेगुलर इंटरवल along the back side of wall. These well known as काउंटर फोर्ट्स। ओके, यानी काउंटर फोर्ट वॉल जो होती है वो एक तरीके से हमारी कैंटिलीवर वॉल की तरह ही होती है। डिफरेंस बस इतना होता है कि उसमें थिन वर्टिकल वेव्स लगी होती हैं किसी पर्टिकुलर स्पेसिंग पे। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, the question is calculate the number of sleepers required for constructing a railway track of 640-meter long broad gauge section when the sleeper density is m+5। ओके, सॉल्यूशन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा था कि ट्रैक जो है, बताया था ट्रैक की जो लेंथ थी वो थी 640 मीटर। हम जानते हैं जो सिंगल ब्रॉड गेज रेल होता है वो एक कितने में आता है, 13 मीटर में आता है। जो नंबर ऑफ़ रेल्स होंगी वो कितनी हो जाएंगी, 640 मीटर डिवाइड बाई 13। और नंबर ऑफ़ स्लीपर कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में दिया था m+5 स्लीपर्स ईच रेल। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे तो हमारा इतना आंसर आएगा। देखते हैं इसके निकटतम आंसर कौन सा है, तो इसके निकटतम आंसर था हमारा 900, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिकॉर्डिंग द लार्जेस्ट साइज ऑफ एग्रीगेट टू बी यूज्ड इन कॉन्क्रीट। ठीक है, ये पूछ रहा है इसमें से लार्जेस्ट साइज ऑफ एग्रीगेट यानी हमारा मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट अगर हमें ज्ञात करना है, उसकी लिमिट्स हमें बनानी है, तो उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम। द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इज लिमिटेड बाय थिकनेस ऑफ सेक्शन। ऑब्वियसली ये सही है। मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इज लिमिटेड बाय स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट, ये भी सही है। द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इज लिमिटेड बाय क्लियर कवर, हाँ ये भी सही है। यानी हमारा जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इसमें क्या था, इसमें था द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इज नॉट लिमिटेड बाय मिक्सिंग हैंडलिंग एंड प्लेसिंग टेक्निक, जो कि गलत है। अब हम थोड़ा IS कोड की तरफ बढ़ते हैं और हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। जैसा कि यहाँ पे दिया है, द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ course aggregate should be as large as possible within the limit specified but no case greater than 1/4 the minimum thickness of member। यानी क्या हमें मिला, मेंबर पे डिपेंड करता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। फॉर अ heavily reinforced concrete member as in case rebuff beam nominal maximum size of aggregate shall usually be restricted to 5 mm less than the minimum clear distance between the main bar। यानी मेन बार के बीच में जो डिस्टेंस होती है उस पर भी डिपेंड करता है, और द मिनिमम कवर टू द रेनफोर्समेंट विच एवर इज़ स्मॉलर, यानी क्लियर कवर पर भी डिपेंड करता है। इसका मतलब जो हमने ऑप्शन चूज़ किया था वो सही निकाला था। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड पंप फॉर लिफ्टिंग वाटर इन वाटर सप्लाई मेन्स। वाटर सप्लाई मेन्स में पानी लिफ्ट करने के लिए सबसे अच्छा जो हमारा पंप है वो कौन सा है, तो वो होता है एक्सियल फ्लो पंप। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर कॉज ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट फेलियर बाय फ्रॉस्ट हीविंग। ओके, ये पूछना चाहता है कि फ्रॉस्ट हीविंग के द्वारा फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो मेजर कॉस्ट होता है हमारे फेलियर का वो कौन सा होता है। ठीक है, ओके, अब ऑप्शन है हैवी लोडिंग, इम्प्रॉपर बॉन्डिंग, प्रेजेंस ऑफ ग्राउंड वाटर, इम्प्रॉपर मिक्सिंग। अब देखो यहाँ पे वर्ड दिया है फ्रॉस्ट हीविंग, पहले समझ लेते हैं फ्रॉस्ट हीविंग होता क्या है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे सॉइल सरफेस होता है, ठीक है, सॉइल सरफेस जैसे है, सॉइल में जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ वॉइड्स तो होंगे ही, और अगर हमारे वॉइड्स में पानी भरा हुआ है तो ठंडे प्रदेशों में क्या होता है, वो जो पानी है वो जम जाता है, और हम जानते हैं जब पानी जब जमता है तो उसका जो आयतन होता है वो बढ़ जाता है। तो इस पोर्शन इसमें जो पानी भरा होता है वॉइड्स में, उनका भी आयतन बढ़ जाता है और वो क्या हो जाते हैं, वो हीप्स बन जाते हैं। ठीक है, वो अपनी जो नॉर्मल सतह होता है उससे उठ जाता है, और फ्लेक्सिबल पेवमेंट इसलिए हमारा फेल हो जाता है। दैट इज़ द रीज़न। तो प्रेजेंस ऑफ ग्राउंड वाटर के कारण हमारा क्या होता है, फ्रॉस्ट हीविंग। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सीमेंट दैट इज द सेम एज ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट एक्सेप्ट दैट द ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट इज ग्राउंड वेट एंड सेपरेटली फ्रॉम सीमेंट। तो इसका आंसर होगा थ्रिफ्ट सीमेंट।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। अगर इसमें आपको कुछ कमी लगी है तो उसमें भी कमेंट करके बताएं ताकि मैं आगे इम्प्रूव कर सकूं। और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। आप ये सोच कर ना बैठें कि आज जो कंडीशन है उसकी वजह से एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम हो सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।